हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सर्कल से। और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने जो लिया है ये जेईई एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। रिलेटेड ही नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और इसको हम लोगों ने यहाँ पर 4 या 5 क्वेश्चंस लिया है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपके पास 5वां। तो हम लोग टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन कहा गया कि लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 2x टच अ सर्कल विथ सेंटर 0, अल्फा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड रेडियस r। मतलब यहां पर आपके पास दिया गया है कि एक सर्कल है। पहले तो यहां पर एक सर्कल है और ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टच कर रहा है एक सर्कल को और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो 0, अल्फा होगा और यहां पर जो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, पहली चीज। दूसरा, यहां पर इस सर्कल का जो रेडियस होने वाला है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा r होगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये पॉइंट A1 पर टच कर रहा है। तो ये यहां पर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही फिर कहा गया है कि B1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पर जो A1 पॉइंट था और एक और पॉइंट B1 है उसी सर्कल पर, सच दैट कि जब हम A1 और B1 को मिला देते हैं तो वो डायमीटर का काम करता है उस सर्कल के लिए। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इतना। तो जब भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उसको डायग्राम पर ड्रॉ करके देखेंगे। अगर डायग्राम बन जाता है, डायग्राम अगर हम बना लेते हैं तो क्वेश्चंस हम लोग कह सकते हैं कि 25 से 30% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो सबसे नंबर 1 काम करना है खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम्स को, कि सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये हम लोग को एक थंब रूल की तरह याद रखना है। इसके बाद कहा गया कि यहां पर एक रिलेशन दिया है कि अल्फा और आर का जो सम होगा, अल्फा प्लस आर जो होगा वो इक्वल होगा 5 + √5 के, जहां पर मैच करना है ईच एंट्री इन लिस्ट 1 टू द करेक्ट वन। यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहां पर भी अल्फा आर इक्वल्स टू क्या होगा, A1 क्या है, किसके इक्वल होगा, B1 किसके इक्वल होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने 1 बाय 1 पढ़ा। अब हम इसका क्या करते हैं, डायग्राम बना करके देखते हैं कि डायग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहला नाम यहां पर कहा गया था y इक्वल्स टू 2x कहा गया था। तो सबसे पहले हम यहां पर एक y इक्वल्स टू 2x का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास y एक्सिस है और ये आपके पास जो यहां पर ये x एक्सिस है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अगर आप देखें तो y इक्वल्स टू जो 2x होता है वो स्ट्रेट लाइन होगा और कहां से पास करता है, तो वो पास करता है ओरिजिन से, और कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा उसका। तो ये जो आपने ग्राफ बनाया है ये ग्राफ जो है y इक्वल्स टू 2x का है। तो ये आपके पास है y इक्वल्स टू 2x। ये आपके पास यहां पर दिया गया है y इक्वल्स टू 2x का। अब एक आपके पास और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ था कि एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर है 0, अल्फा, और जहां पर अल्फा की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव दी गई थी। तो यहां 0, अल्फा कौन से एक्सिस पर होगा, तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं कि ये y एक्सिस पर होगा। और चूंकि अल्फा पॉजिटिव है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कहीं ना कहीं 0, अल्फा रहेगा। तो ये आपके पास रहेगा 0, अल्फा। और ये एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर था 0, अल्फा, और ये जो सर्कल है इस स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहां पर टच कर रहा होगा। तो यहां पर ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर आपके पास ये दिया है, सर्कल का सेंटर। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल इस स्ट्रेट लाइन को इस A1 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो जितना इंफॉर्मेशन दिया था उसके अकॉर्डिंगली हमने यहां पर काम किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक चीज और, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक और इंफॉर्मेशन दिया था। एक और इंफॉर्मेशन ये था कि अगर आप A1 और B1 जो पॉइंट था वो B1 पॉइंट भी सर्कल पर ही था और इस तरीके से था कि जब हम A1 को और B1 को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है।
और हमें पता है डायमीटर कहां से पास करता है, सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो कुछ इस तरीके से यहां पर डायमीटर काम कर रहा होगा। तो शायद यहां पर, शायद नहीं बल्कि ये आपका किसका काम करेगा, ये काम करेगा आपका डायमीटर का। तो ये आपके पास जो A1 B1 है ये आपके पास डायमीटर है। तो जितना इंफॉर्मेशन कहा गया था उसके अकॉर्डिंगली हमने ये काम कर लिया। अब आपके पास जो स्मॉल आर था, ये स्मॉल आर जो आपको पता होगा, ये स्मॉल आर आपको दिया था पहले से ही कि सर्कल का क्या है, रेडियस है। और एक इंफॉर्मेशन आपको दिया था कि अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू क्या होता है, 5 प्लस रूट 5। क्या होता नहीं है बल्कि ये वैल्यू दिया हुआ था। तो अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू आपके पास यहां दिया है 5 प्लस का रूट 5, ये इंफॉर्मेशन दिया है। और अगर हम देखने की कोशिश करें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है पहले अल्फा की वैल्यू क्या होंगी, आर की वैल्यू क्या होंगी, A1 की वैल्यू क्या होगी और B1 की वैल्यू क्या होगी। तो अल्टीमेटली ये चार चीज हमें निकालने हैं और चार चीज निकालने के बाद हमें इसमें से ऑप्शन को चेक कर लेना है। तो सबसे पहले अल्फा के बारे में चलते कि अल्फा कैसे निकल सकता है। एक चीज आपको पहले से पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। क्यों टेंजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि सर्कल को, ये जो स्ट्रेट लाइन है सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। खैर ये आपको पहले से भी पता होगा बट फिर भी मैंने एक बार इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपके पास 90 डिग्री होता है। अब आपको पता है ये चीज कि ये आपके लिए टेंजेंट है और ये आपका सर्कल का सेंटर था। तो O से लेकर के A1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस का काम करेगा। और चूंकि साथ में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी काम कर रहा है, तो अगर हम बोले कि OA1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसका, ये लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बहुत पहले से पता है। तो ये 0 डाल देते हैं अगर हम यहां पर, तो हो जाएगा 2 इंटू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 और माइनस का यहां पर इस अल्फा को डाल देंगे तो माइनस अल्फा। अब बाई आपको पहले से पता है यहां पर आने वाला है कितना, रूट अंडर 2 का स्क्वायर आने वाला है और प्लस का 1 का स्क्वायर आने वाला है। तो ये O से लेकर के A1 तक का डिस्टेंस है और आपको पहले से पता है कि O से लेकर के A1 तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r पहले से दिया हुआ है। तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फा और यहां पर आपके पास आ जाएगा रूट 5। मैंने मॉड अल्फा क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पहले से बताया गया था कि अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। और अगर अल्फा पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली मॉड को हम हटा सकते हैं। तो यहां से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 5 इंटू आर आ जाएगी। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई रूट 5 इंटू आर। मतलब अल्टीमेटली हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमें अल्फा निकालना है तो हमें आर पता होना चाहिए और अगर आपको आर निकालना है तो आपको अल्फा पता होना चाहिए। मतलब यहां पर अल्फा और आर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन आ चुका है यहां पर, तो कोई ना कोई किसी ना किसी एक को तो पता करना ही पड़ेगा। अब वो चीज हम कैसे पता कर सकते हैं, तो वो चीज अगर हम देखें ध्यान से, यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक रिजल्ट हमारे पास यहां दिया था कि अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 5। तो यहां पर अल्फा और आर के बीच में पहले से रिलेशन एक दिया हुआ है, तो हम लोग इस वाले रिजल्ट को यहां पर यूज करने वाले हैं। तो ये अगर हम यहां पर देखेंगे तो अल्फा प्लस आर की वैल्यू, या हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस आर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 प्लस का रूट 5, 5 प्लस रूट 5। तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी रूट 5 इंटू आर प्लस का आर इक्वल्स टू, यहां से अगर हम रूट 5 कॉमन ले लेते हैं तो रूट 5 प्लस 1। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि आर कॉमन अगर ले ले हम लोग तो रूट 5 प्लस 1 और यहां से रूट 5 कॉमन ले ले अगर हम लोग तो रूट 5 प्लस 1। तो ये रूट 5 प्लस 1 से रूट 5 प्लस 1 कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है रूट 5। अगर r की वैल्यू अगर रूट 5 आ गई है तो यहां से हम सिंपली लिख सकते हैं, यहां से हम लोग सिंपली लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू रूट 5 इंटू रूट 5। और आपको पता है रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है, 5 होता है। तो एक हम लोगों ने अल्फा निकाल चुके हैं और एक हम लोगों ने r की वैल्यू निकाल ली है। तो अगर हम देखें यहां से, अगर हम यहां से देखेंगे कि अल्फा की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 5, तो कौन सा ऑप्शन में अल्फा इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो अल्फा इक्वल्स टू 4, मतलब p जो होगा वो 4 से मैच कर रहा होगा, p जो होगा वो 4 से मैच कर रहा होगा। और अगर हम r की वैल्यू देखें, अगर r की वैल्यू जो दी हुई थी, r की वैल्यू कितनी दी हुई थी, रूट 5 दी गई थी। तो यहां से अगर हम देखेंगे r की वैल्यू, मतलब ये किससे मैच कर रहा होगा, 2 से मैच कर रहा होगा। तो p 4 होगा, q 2 होगा। तो अगर आप देख रहे हैं इस ऑप्शन में भी ये चीज है,
अगर आप देखेंगे P 2 से मैच कर रहा है बट वहां P जो है 4 से मैच कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, गलत ऑप्शन नहीं है। P का अगर 4 है, Q का 2 है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। अब आगे मुझे चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली है हो क्या रहा है, A1 की वैल्यू कितनी और B1 की वैल्यू कितनी है। अब इस चीज पर ये डिपेंड कर रहा होगा। अगर मैं बोलूं आपसे D की अगर मैं बात करूं तो D जो है P का 2 से रिलेशन है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, मतलब यहां पर ये भी जो रिजल्ट है वो होल्ड नहीं कर रहा होगा। तो अगर मैं देखूं फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन बाकी रह गए हैं वो ऑप्शन हमारे पास या तो A रहे होंगे या तो C रहे होंगे। तो हमें यहां पर अब हमें R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि R एक्चुअली किससे मैप कर रहा है। तो A1 अगर हम निकाले, अगर मैं देखूं A1 क्या था एक्चुअली, तो A1 जो था, A1 जो एक्चुअली है वो क्या है, तो A1 एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। A1 किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, OA1 का, क्योंकि OA1 जो है वो परपेंडिकुलर है। तो अल्टीमेटली हमें OA1 निकालना पड़ेगा। ये चीज तो समझ में आ गया। अगर हम देखें ध्यान से कि हम A1 कैसे निकाल सकते हैं, A1 अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो A1 निकालने के तरीके तो हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर A1 का कोऑर्डिनेट, अगर मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू अगर h है, अगर 1 मिनट के लिए मान लूं कि x की वैल्यू जो है वो h है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2h हो जाएगी। और आपको पहले से पता अल्फा की जो वैल्यू आ रही थी, वो कितनी थी, अल्फा की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 5। तो यहां पर आपके पास 5 है, 0,5। और अभी अभी मैंने आपको r की वैल्यू भी बता दिया कि r की वैल्यू जो रेडियस का काम जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, √5 कर रहा है। तो अब यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम यहां से A1 की कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर हम यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यूज करें, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो OA1 की जो वैल्यू थी आपको पहले से पता है कि OA1 की वैल्यू जो है √5 है। तो यहां से अगर हम रूट अंडर लगाएं, रूट अंडर h माइनस 0 का स्क्वायर, तो आपको पता है h स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2h माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2h माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। और r की वैल्यू कितनी है, √5 है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, और ये आ गया 2 5 10 2 20 20h प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 5 आ रहा है। तो यहां से हमारे पास ये कैलकुलेशन सॉल्व करने पर आया। अगर मैं फिर से यहां से देखूं तो यहां से कितना आ जाएगा, तो अगर देखेंगे h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 5h स्क्वायर, और ये माइनस का 20h, और यहां से अगर आप देखेंगे तो प्लस 20 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो 5 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं फाइनली, तो यहां से 5 कॉमन लेंगे तो 4h और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यहां से h की जो वैल्यू आ रही होगी वो 2 आ रही होगी। तो यहां से h की वैल्यूज निकल के हमारे पास आ गई। और अगर जैसा ही हमारे पास h निकल के आया, जैसे ही h की वैल्यू निकल के आती है, तो वैसे ही हम A1 का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो A1 की जो कोऑर्डिनेट होगी वो कितनी हो जाएगी, तो A1 के पास हमारे पास हो जाएगा 2,4, क्योंकि h की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपके पास जो A1 की जो कोऑर्डिनेट होगी वो 2,4 होगी। तो A1 अगर हम कह दें यहां से कि A1 2,4 है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो यहां से 5, तो R का जो होगा 5 होना चाहिए। तो R का यहां पर ऑप्शन जो होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जिसमें R जो है 5 है, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी जो थी जिसमें R की वैल्यू 1 है, तो अब ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता है। अब हमारे पास फाइनली कौन सा ऑप्शन सही है, C ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप B1 भी निकाल सकते हैं। B1 आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप देखेंगे B1 आप कैसे निकाल सकते हैं, तो B1 आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो O का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया था, A1 का कोऑर्डिनेट दिया है, तो B1 का कोऑर्डिनेट निकालना है। और हमें पता है कि B1 हमारे पास क्या है, B1 हमारे पास कुछ भी मान लो, h, k मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, बट उस केस में आप देखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ A1 B1। तो जैसा ही O मिड पॉइंट हो जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी क्वेश्चन जेईई एडवांस का ही है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने जो सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस का ही है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।
यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि कैपिटल एम कोई एक सेट है, सेट के फॉर्म में दिया है जहां पर x, y जो एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर है और इस तरीके से है कि यहां पर वो r क्रॉस r में बिलोंग करता है। तो मतलब कैपिटल M जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो x, y टाइप के होंगे और वो सारे के सारे एलिमेंट r क्रॉस r के होंगे इस तरीके से कि x स्क्वायर और y स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमेशा लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर होगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ भी गए होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रहता तो क्या होता, तो सर्कल का इक्वेशन होता है ये एक्चुअली। तो यहां पर क्या है, लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब सर्कल के अंदर वाले जितने भी पॉइंट है उनके बारे में बात हो रहा है कि एक्स वाई जो बिलोंग करता है आर क्रॉस आर से। तो एक्चुअली ये पूरे चीजों का मतलब अल्टीमेटली एम कहने का मतलब बस यही हुआ कि उस सर्कल के अंदर जितने सारे पॉइंट है उस बारे में बातें हो रही हैं। वेर आर इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ऑब्वियस चीज है बिकॉज सर्कल का रेडियस ही आर होना चाहिए। तो कंसीडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है an इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n-1 वेर n इक्वल्स टू समथिंग, और एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि लेट s0 इक्वल्स टू 0, और जहां पे s0 की जो वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है। मतलब अगर आप n इक्वल्स टू 0 लेते हो तो s0 की वैल्यू 0 होती है। एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे हमें बात करना है कि जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है तो क्या होती है, तो उस टाइम पर भी हमें रिप्रेजेंट करना है यहां पर कि लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो यहां पर अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है दिस मींस दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट Sn। तो Sn मींस द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हियर। अब उसके बाद यहां पर कहा गया लेट Cn, ये Cn क्या है एक्चुअली, Cn कहता है कि Cn डिनोट द सर्कल, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। Cn जो एक सर्कल को डिनोट कर रहा है इस तरीके से डिनोट कर रहा है कि Sn-1,0, Sn-1,0 जो है वो सर्कल का सेंटर है एंड उसका जो रेडियस होगा दैट रेडियस में इज इक्वल टू an। तो यहां पर जो Cn है, Cn एक्चुअली सर्कल हो गया, सर्कल है जहां पर सेंटर उसका Sn-1,0 होगा और रेडियस है an। एंड लेट dn एक्चुअली क्या है, तो कहा गया dn डिनोट द सर्कल विद सेंटर Sn-1, Sn-1। तो ये जो dn एक अलग सा सर्कल है जिसका सर्कल का सेंटर होगा Sn-1, Sn-1 और रेडियस यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो रेडियस आपके पास an ही है। तो कहा गया कंसीडर m विद रेडियस इतना, जहां पर एक m जो आपके पास दिया था, ये जो m इसका रेडियस कितना दिया 1025/513 ये आपके पास दिया है। फिर कहता है कि लेट k बी द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल Cn दैट आर इनसाइड m, मतलब यहां पर k का मतलब वो मतलब है कि k रिप्रेजेंट करता है वो सारे सर्कल्स, वो सारे नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स जो उस सर्कल के क्या हो अंदर हो। तो k का मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए कि k कहने का मतलब वो सर्कल्स के नंबर हैं जो सर्कल इस सर्कल m के क्या है, इस सर्कल m के क्या है अंदर है। उसके बाद कहता है लेट l बी द, l क्या है, लेट l बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स among these k circles such that no circles intersect। तो और यहां पर जो L के बारे में बताया गया है, ये L वो सारे सर्कल्स है, वो L का मतलब वो सारे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स है जिसमें कोई भी दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और वो सारे सर्कल्स कौन से हैं, तो यही M जो आपके पास जो K सर्कल्स था उस सर्कल के अंदर वाला जो सर्कल था उसी में से हमें यहां पर काउंट करने हैं। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको ये k की वैल्यू निकालनी है और l की वैल्यू निकालनी है और इसके बाद चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो बातें हुई हैं वो सिर्फ सर्कल Cn के लिए बातें हुई है, ना कि सर्कल Dn के लिए बातें हुई हैं। तो अल्टीमेटली इस वाले लैंग्वेज का, इस वाले ये वाला जो पूरा का पूरा जो वर्ड लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका कोई यहां पर जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है Cn पर। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब अगर हम देखें ध्यान से कि जो हमारे पास जो सर्कल C1 है वो कैसा है, तो अगर हम सर्कल C1 की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं सर्कल C1 के लिए बात करता हूं तो सर्कल C1 कैसा दिख रहा होगा। तो सर्कल C1 अगर हम देखें तो सर्कल C1 कैसा रहा होगा, तो सर्कल C1 जो होगा उसका सेंटर क्या रहेगा, तो वो सेंटर रहेगा 1-1
मतलब 0 रहेगा, मतलब वहां पर जो सर्कल का सेंटर रहेगा वो S0 रहेगा कॉमा 0। और आपको पहले से पता है S0 की वैल्यू 0 दिया हुआ था, उस मतलब उस C1 कहने का मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पर है 0 0 है। और उस केस में रेडियस कितना होगा, तो अगर आप देखेंगे रेडियस आपके पास A1 था, AN था, और हम लोगों ने N के जगह 1 लिया है, मतलब आपके पास यहां पर जो रेडियस रहेगा वो रेडियस A1 रहेगा। और A1 की जो वैल्यू रही होगी कितनी रहेगी, अगर आप यहाँ N के जगह 1 डाल देते हैं तो आपके पास जो आने वाला है वो आपके पास 1 आने वाला है। मतलब यहाँ पर उस सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर C1 से, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है, 1 है। ऐसी अगर मैं बात करूं C2 के लिए कैसा रहा होगा, C2 के लिए आप क्या कहेंगे, C2 के लिए आप कहेंगे S1 रहेगा, S1 कॉमा 0 रहेगा। और अगर मैं S1 निकालता भी हूं तो वो अल्टीमेटली A1 ही आ रहा होगा, ठीक है, A1 नहीं आ रहा होगा। और A1 तो हम निकाल सकते हैं, रेडियस कितना रहेगा, तो रेडियस जो हो जाएगा यहां पर इस टाइम पे A2 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही देखूं C3 अगर मैं निकालता हूं तो C3 अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास S2 कॉमा 0 आ जाएगा। और अगर हम देखें अगर ध्यान से यहां पर कि उस केस में कहीं ना कहीं अगर आप निकालेंगे तो जो सेंटर आने वाला वो कितना आएगा, S2 कहने का मतलब होता है A1 प्लस A2 कॉमा 0, और रेडियस जो हो जाएगा, चूंकि आप 3 रख रहे हैं तो रेडियस आपके पास A3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर सर्कल बनते चले जाएंगे। और अगर आप फाइनली इस वाले सर्कल को देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सर्कल कैसा रहा होगा, तो ये सर्कल रहा होगा कि एक सर्कल उस सर्कल का सेंटर 0 रहा होगा, ओरिजिन पे रहा होगा। तो ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है यहां पे। तो अगर हम देखेंगे यहां पर कि एक आपके पास यहां इस तरह से सर्कल दिया हुआ था, इस सर्कल यहां पर दिया हुआ है। और अगर आप देखेंगे इस सर्कल का यहां पर जो इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो ये आपके पास जो सर्कल था ये एम वाला सर्कल है, मान लेते हैं सर्कल के अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स है वो सारे, और ये हमारे पास फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो अगर हम देखेंगे उस सर्कल को बनाए, अगर हम C1 सर्कल को ड्रॉ करते हैं, अगर हम C1 सर्कल को अगर हम ड्रॉ करें तो सर्कल रहेगा, इसका सेंटर 0 0 रहेगा और रेडियस 1 रहेगा। तो यहां पर रेडियस 1 कुछ इस तरीके से सर्कल बन रहा होगा रेडियस 1 का। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे, अगर मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, उसका भी सेंटर अगर हम देखेंगे तो उसका सेंटर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट एक बार करें A1 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, अगर हम A1 निकाल के देखेंगे तो AN, यहां पे N की जगह 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 0 1 आ जाएगा। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटर आ रहा होगा ये 1,0 आ रहा होगा। रेडियस अगर हम निकाल के देखते हैं कि रेडियस कितना आता है इसका, तो अगर हम 2 रख देते हैं तो आपके पास 2 माइनस 1 1, तो 1/2 हो जाता, तो रेडियस जो है आपके पास 1/2 रहता। तो इसका मतलब ये जो सर्कल का जो सेंटर है यहां पर, ये जो सर्कल का दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर होगा यहां पर होगा 1,0 पर, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है इसका खुद यहां पर जो पॉइंट था 1,0 था। अगर ये सर्कल हमारे पास C1 है, ड्रॉ किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बन रहा होगा, तो ये 1,0 रहेगा। ऐसे अगर हम दूसरे सर्कल को ड्रॉ करे होंगे तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, जिस सर्कल का सेंटर जो रहा होगा कितना रहा होगा, 1,0 रहा होगा, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, कुछ ऐसा ये बन रहा होगा। रेडियस कितना है इसका 1/2 है, तो अगर 1 से 1/2 आगे जाएंगे कि रेडियस 1/2 है, तो ये कहीं ना कहीं जो आएगा 3/2,0 पर ये कट कर रहा होगा। मतलब ये सर्कल जो होगा, मतलब ये इस तरीके से आ रहा होगा, ये पहला जो लार्जर ग्रेटर सर्कल था ये है। ऐसे ही उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा सर्कल जो था इसी के सेंटर, इसी यहीं पर जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे अगर एक लाइन, और अगर इसको मैं क्लेम कर दूं कि ये एक्स एक्सिस है, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। तो यहां पर मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो ये 1,0 है, ऐसे ये आगे कुछ इस तरीके से कट कर रहा है, ये फिर अगले वाले सर्कल के लिए सेंटर बनेगा, ऐसे ही अगले वाले सर्कल के लिए सेंटर बनेगा, इस तरीके से ये जाते जाएगा। कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो रहा होगा। और ये आपके पास कहीं ना कहीं एक यहां पर एक लार्जर सर्कल होगा, और उसी सर्कल के हमें अंदर रहना है, इसी सर्कल के हमें अंदर रहना है, ये कुछ ऐसा सिचुएशन है।
तो अगर हम देखें, अगर ध्यान से, अगर बहुत ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये अगर आप ध्यान से अगर देखें आप कि ये तो ओरिजिन था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम A1 तो कह सकते हैं ना। ऐसे अगर मैं बोलूं अगला वाला जो सर्कल था उसका सेंटर तो ये था, यहां से लेकर के यहां तक का रेडियस का काम कौन करेगा, A2 करेगा। ऐसे यहां से यहां तक का अगला सर्कल का सेंटर बनेगा, ये जो पॉइंट होगा वो अगले वाले सर्कल के सेंटर का काम करेगा, तो वो वाला रेडियस किसका काम करेगा, A3 का काम करेगा। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां से लेकर ओरिजिन से टोटल अगर हम सम निकालेंगे, हम यहां से ओरिजिन से टोटल सम निकालेंगे हम, तो अगर हम ओरिजिन से अगर टोटल सम मान लेते हैं कि n तक हम लोग n-1 तक निकाला, A1 A2 इस सब अगर मैंने निकाला A3, ऐसे करते करते इस तरीके से A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरीके से हम लोगों ने निकाला An-1 प्लस An। मान लिया n सर्कल तक, n सर्कल तक, A1 मतलब पहले वाले सर्कल का रेडियस, A2 का मतलब दूसरे सर्कल का रेडियस, ऐसी An कहने का मतलब क्या हुआ कि n वाले सर्कल का जो रेडियस रहे, अगर वो रेडियस किससे छोटा हो जाए, वो रेडियस किससे छोटा हो जाए, वो रेडियस अगर वो रेडियस अगर उस r से छोटा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो सर्कल के अंदर रहेगा। ये बात समझ रहे हैं कि अगर यहां से A1 और A2 सबका सम अगर जो है अगर r से छोटा हो जाए, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का A1 पहला सर्कल, ऐसे A2 मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो केस तक, मतलब A2 यहां तक टोटल डिस्टेंस A1 प्लस A2 यहां तक का सम आया होगा, ये दो सर्कल। तो ऐसे हम लोगों ने मान लिया कि n सर्कल तक ऐसा हुआ होगा, हम लोगों ने मान लिया कि n सर्कल तक ऐसा हो रहा होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो सम रहेगा वो किससे छोटा होना चाहिए, r से छोटा होना चाहिए। और अगर r से छोटा है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि वो सारे के सारे सर्कल्स, वो n सर्कल्स सर्कल के इस बड़े वाले सर्कल के क्या हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें यहां पर जो कैलकुलेट करना है, वो हमें कैलकुलेट क्या करना है, Sn करना है, क्योंकि A1 से लेकर के An तक का जो सम होता है वो तो Sn ही होता है ना, Sn को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो Sn होना चाहिए r से छोटा होना चाहिए। और अगर हम Sn को r से अगर हम छोटा कर दे तो यहां Sn कहने का मतलब क्या हुआ होगा, Sn कहने का मतलब है यहां पर A1 से लेकर के An तक का सम। और आपको पता है, अगर हम देखेंगे कि ये जो A1 A2 सब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो इसका सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट टर्म तो 1 ही था, 1 इंटू 1 माइनस r की पावर n, कॉमन रेशियो 1/2 है, 1/2 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n बाई क्या होता है 1 माइनस r, r की वैल्यू क्या है 1/2, लेस देन किससे होना चाहिए, r से। और आपको पहले से बताया गया है, कि r की वैल्यू कितनी है 1025/1513, ये है r की वैल्यू। तो मतलब आप r के जगह पर ये लिख देंगे 1025/513। इससे वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से अगर आप देखें, यहां से अब कैलकुलेट कर लेते हैं, अब ज्यादा तो इसमें बाकी कुछ है नहीं, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये देखेंगे 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू हो गया आपके पास 1 माइनस 1/2 की पावर n, लेस देन 1025/513। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें अगर हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 बाई या 2 बाई या 1 बाई ही लिख देते, कितना लिख दे 2 की पावर 1 माइनस n, 2 की पावर n माइनस 1, लेस देन हो जाएगा आपके पास कितना 1025/513। ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो यहां से हम इस जो 2 है इसको उधर भेज देते हैं, या इसको इधर ले आते हैं, 2 माइनस 1025/513, और ये हो जाएगा लेस देन 1/2 की पावर n माइनस 1।
ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। 513 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से आपके पास हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 2 10, 1025 n-1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/513 लेस देन 1/2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 513। तो अगर हम ऐसा देखें तो हो जाएगा 2 की पावर n लेस देन, और ये जो बाई का 2 इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 1026। तो 2 की पावर n जो है वो लेस देन है 1026। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू होनी चाहिए, ये जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा किससे छोटी रहेगी या किससे इक्वल रहेगी, n लेस देन और इक्वल्स टू। तो 1026 है, तो अगर हम कह सकते हैं 1024 मतलब 2 की पावर 10, मतलब n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 रही होगी। मतलब मैक्सिमम सर्कल, इस सर्कल के अंदर कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 सर्कल्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 सर्कल्स आ सकते हैं। अब ये मैक्सिमम 10 सर्कल्स आ गए, अब आप देखेंगे अगर ध्यान से, मैक्सिमम जैसे ही 10 सर्कल आए तो आपको पता चल गया कि k की वैल्यू कितनी रहेगी, k की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब आपको यहां पर क्या पता करना है, अब आपको यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तब आपको यहां पर पता करना है, यहां पर L की वैल्यू पता करना है। अब L कहने का मतलब कि मैक्सिमम कितने यहां पर सर्कल्स होंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे 2 सर्कल्स, किसी k सर्कल्स में से कैलकुलेट करने हैं। अब ये सर्कल ऐसे ही इसलिए बन रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे सर्कल, पहले वाले सर्कल का रेडियस 1 था, याद करिए, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना था, 1/2 था, अगर आप देख रहे हैं तो दूसरे वाला सर्कल का जो रेडियस था 1/2 था और यहीं पर था, मतलब ये यहां से ही ऐसे गुजर जाएगा। उसके बाद ये जो पॉइंट रहेगा, अब इसका भी रेडियस और कम हो गया तो ये और इधर से चला जाएगा कि रेडियस कमता जा रहा है ना, रेडियस कम होता जा रहा है, और जैसे ही रेडियस कम होता जाएगा मतलब ये होगा कि सर्कल जो है क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट होता चला जाएगा और इस तरह से बाहर निकलते चला जाएगा क्योंकि सर्कल का सेंटर आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से हो रहा होगा। और यहां पर कितने सर्कल्स बने हैं जो इस गिवन सर्कल के अंदर है, 10 सर्कल्स है। और आप देखें कौन से ऐसे ऐसे कितने सर्कल है जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो आप देख सकते हैं यहां ये आपके पास C1 था, ये आपके पास C2 था, ये आपके पास C3 था। आप देखो C1 और C2 को देखो, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं C1 और C3 के बारे में पूछूं कि क्या ये C1 और C3 क्या सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं कर रहे हैं। यही पूछा गया, ऐसे कितने सर्कल्स है, ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल है इस सर्कल के अंदर जो कट ही नहीं कर रहे हैं, ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो सर्कल हमारे पास है C1 C3 C5 C7 C9 तक। ऐसे आप ऐसे भी कह सकते हैं C2 C4 C6 C8 C8 C10। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम सर्कल जो है वो कट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो 5 है हमारे पास। तो L की वैल्यू पता है, K की वैल्यू पता है, यहां से K की वैल्यू 10 आ गई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो K की जो वैल्यू आ रही है, K की जो वैल्यू आई है, K की जो वैल्यू आई वो 10 आ गई है, और L की जो वैल्यू आ गई है आपके पास 5 आ गई है। तो आपके पास K + 12 अगर हम करते हैं तो 10 और यहां पर 10 20, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अगर आपसे देखें 10 2 20 5 25, तो ये भी गलत है। अगर मैं बोलूं 10 2 20 और यहां पर 5 3 15, ये भी गलत है, ये फिर सही होगा। देख लीजिए 10 3 30 और 5 2 10, तो 30 10 40, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या है, सही है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये एक्चुअली। अब अगर हम देखें, ये क्वेश्चन है जहां पर हम लोगों ने डीएन को छोड़ दिया था, अब वही डीएन यहां पर हमें यूज करना है। यही अब डीएन का क्वेश्चन आ गया, यहां पर सेम क्वेश्चन है बट अब वहां पर सीएन पर वर्क कर रहे थे, यहां पर डीएन पर वर्क करना पड़ेगा। तो कहा गया यहां पर डीएन जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, वही सेम चीज कि सर्कल का सेंटर है SN-1, SN-1
और रेडियस आपके पास यहां पर क्या है, an है। इस टाइम पर क्या हो रहा होगा, इस टाइम पर ये हो रहा कि आपके पास ये सर्कल है, आपको याद होगा dn है, dn यहां पर सर्कल का सेंटर है sn-1। तो जब हम d1 निकाल रहे होंगे, जब हम d1 निकाल रहे होंगे, एक मिनट, एक पेज ले लेता हूं। तो अगर हम यहां पर d1 निकालें, अगर हम यहां पर d1 निकालें, तो अगर मैं यहां पर d1 निकालता हूं, d1, तो d1 का सेंटर क्या रहेगा, तो d1 का सेंटर यहां पे n की जगह 1 रखे हैं, तो n की जगह 1 रखे मतलब यहां पर 1 -1 1 -1, मतलब सर्कल का जो सेंटर रहेगा वो S0, S0 रहेगा, और S0 की वैल्यू पहले से बताया गया है 0, 0, और रेडियस क्या रहेगा, वो a1 के इक्वल रहेगा। a1 की वैल्यू कितनी आई थी, अगर आपको याद है तो 1 आई थी। ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे अगर मैं यहां से d2 निकालू, सेम लॉजिक वर्क करेगा। यहां पे d2 निकालू तो ये हो जाएगा S1, S1, और S1 की वैल्यू कितनी होती है, जो a1 होती है, और a1 कितना है, 1, 1 है, तो ये 1, 1 रहेगा, क्योंकि S1 का मतलब a1, और a1 अगर हम निकालते यहां से 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और रेडियस कितना रहेगा, रेडियस आपके पास रहेगा a2, और a2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, a2 अगर आप निकालते हैं, अगर आप तो देखेंगे 2 - 1 तो कितना हो गया, 1, तो 1/2 हो जाएगा। तो रेडियस आपके पास जो आएगा 1/2 हो जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ऐसे अगर आप d3 निकालते हैं, अगर आप d3 कहने का मतलब क्या हो गया, S2, S2 आ रहा होगा, और S2 कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, S2 कहने का मतलब a1 + a2। तो जब हम a1 + a2 निकालते हैं, जब हम a1 + a2 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो आपके पास देखिए 1 है + 1/2, तो a1 + a2 हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, और जो रेडियस आ रहा होगा वो कितना हो जाएगा, a3, और a3 अगर आप निकालेंगे, a3 अगर आप निकालेंगे यहाँ 3 - 1 2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहां पर हो रहा है। अगर आप इसको प्लॉट करके देखते हैं, 1 मिनट के लिए प्लॉट करें, अगर आप इसको प्लॉट करके देखते कि प्लॉट करने पर किस तरह का दिख रहा है ये चीज, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोगों ने यहां पर बस हम प्लॉट करके देख रहे किस तरीके से हो रहा होगा। तो ये आपके पास पहला सर्कल, इसका सेंटर 1, 1 है, तो ये आपके पास पहला सर्कल है। ये सर्कल जो होगा यहां पर सेंटर तो 0, 0 दिया हुआ है, और ये आपके पास रेडियस 1, 1 है, रेडियस 1 है, और यहां जो दूसरे वाला सर्कल उसका सेंटर 1, 1 है। तो दूसरे वाला जो सर्कल है 1, 1 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये जो 1, 1 है, ये 1, 1 कहां पर लाई कर रहा होगा, तो ये y एक्सिस, y = x लाइन पर लाई कर रहा होगा, क्योंकि सब में देखेंगे 0, 0, 1, 1 3/2, 3/2 इस तरीके का है। मतलब y = x वाला लाइन पर लाई कर रहा होगा। तो ये वाला अगर मैं आपसे पॉइंट पूछूं ये पॉइंट कितना है, तो ये अगर आप रखेंगे यहां पर, तो y = x, और इस सर्कल का इक्वेशन जो आपके पास दिया था x² + y² = 1 दिया था। तो अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। अगर आप y की जगह x रखते हैं तो x² + x² = 1, तो x की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 1/√2 आएगी, और यहां पर आपके पास जो दूसरा सर्कल उसका सेंटर है 1, 1, तो 1/√2। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो 1, 2 है, यहां पर अगर मैं अच्छे से लिख दूं, ये है 1/√2, 1/√2, ये कुछ ऐसा है। और ये 1, 1 कहां पर आएगा, तो अगर आप देखेंगे ये पॉइंट अगर हम निकालें, ये पॉइंट अगर हम निकालें, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा 1, 0 हो जाएगा। तो 1, 1 कहीं ना कहीं जो रहेगा वो कहीं ना कहीं यहां पर आ रहा होगा, इस जगह पर कहीं ना कहीं आ रहा होगा 1, 1। जो दूसरे वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर जो होगा यहां पर होगा 1, 1 पे, और रेडियस कितना है, 1/2 रेडियस है। तो रेडियस अगर 1/2 है, तो अगर रेडियस 1/2 है, तो वो उस टाइम पर क्या रहेगा, उस टाइम पर हम किस तरीके से देख रहे होंगे इसको। तो रेडियस 1/2 है, मतलब यहां पर रेडियस तो ऐसे देखेंगे रेडियस कम होता जा रहा है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे, ये जो पॉइंट था आपके पास, ये जो पॉइंट था ये आपके पास था कितना था, 1, 1 था।
तो ये अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे, अगर हम ये डिस्टेंस निकालते हैं तो ये डिस्टेंस हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे √1 है ना, √1 तो √2 हो जाएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है √2 है, तो वो ये जो डिस्टेंस है √2 है, और ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस था वो 1 था, क्योंकि सर्कल का रेडियस है। तो घटा देंगे तो ये जो रेडियस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ये डिस्टेंस है 1 - √2। और इस पूरे सर्कल का अभी जो इस सेंटर एक जो सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं, जो D2 ड्रॉ करने वाले इस सेंटर को लेकर के और रेडियस 1/2 को लेकर के, तो अब देख लेते हैं ये जो 1/2 से ज्यादा है या कम है। तो ये 1/2 से ज्यादा है कि कम है, ये देखते हैं हम। तो अगर हम देखें, अगर मान लेते हैं कि इस तरीके से हम चेक कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 2 - √2 और यहाँ पर 1, इसको इधर भेज देता तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, और इसको इधर भेज देता 2√2 हो जाएगा। तो ये चीज है, यहाँ पर ऐसे साइन हो रहा होगा, मतलब 1 - √2 जो कम है और 1/2 ज्यादा है, मतलब सर्कल इस तरीके से बन रहा होगा, कुछ ऐसे सर्कल बन रहा होगा। सेम सिचुएशन हो रहा है, सेम सिचुएशन इसके साथ हो रहा है जैसे इस वाले में हुआ था, जैसे इसमें हुआ था, सेम सिचुएशन इसमें भी हो रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसी चीज को हम लोग यहां पर 45 डिग्री से रोटेट करा करके देख ले, क्योंकि देखो ये वाला ये ऐसे करके डिस्टेंस निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस सर्कल को ऐसा करते हैं कि इसको हम रोटेट करा के एक्स एक्सिस पर ले आते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पर ले आएंगे तो हमारे पास बहुत इजी हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये रेडियस कितना है, ये आपके पास जो था ये कितना था, आपके पास ये कितना डिस्टेंस था, तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस था आपके पास, ये जो डिस्टेंस था ये आपके पास A1 था, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। या ऐसे नहीं करके ऐसे कर लेते कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब ये सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से यहां तक का कैलकुलेट करते हैं, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आ रहा होगा ये कितना आ रहा होगा, वो आ रहा होगा √2 A1 आ रहा होगा, √2 A1 आ रहा होगा। ऐसे ही अगर हम देखें यहां से ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें √2 A1 आ रहा है। अगर हम ऐसे ही देखें, अब इस सर्कल को अगर हम देखें, इस सर्कल को अगर हम देखें, ये डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, ये तो आपके पास √2 A1 आया था, ये डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर मैं इसको डायरेक्ट 45 डिग्री से रोटेट करा दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट इसी को रोटेट कर देते हैं, एक्स एक्सिस मतलब 45 डिग्री से रोटेट अगर हम कर देते हैं इसको, तो ये जब वाई एक्सिस ही खुद एक्स एक्सिस बन जाएगा, तो उस टाइम पर इजी हो जाएगा, मतलब सब √2 टाइम्स आ जाएगा उस टाइम पर, है ना। सब जो चीज होगा वो √2 टाइम्स आ जाएगा। तो अगर सब चीज √2 टाइम्स आ जाएगा, मतलब यहां पर √2 A1, ऐसे यहां पर आ जाएगा √2 A2, ऐसे करते करते √2 AN - 1 आ जाएगा। सब मतलब √2 टाइम्स, जैसे यहाँ √2 टाइम्स A1 हुआ है, ऐसे √2 टाइम्स A2 हो जाएगा, √2 टाइम्स A3 हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग एक बच जाता है, कौन, AN। वो किससे छोटा होना चाहिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कि ये R जो यहाँ पर रेडियस से छोटा होना चाहिए, तो ये लेस देन किससे होना चाहिए, R से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन आ रहा होगा, क्योंकि देखिए ना √2 टाइम्स A1 आ गया। जब हम लोग इसको नीचे करते हैं तो ये हमारे पास उस टाइम पर ये जो सर्कल बना है, इस सर्कल का जो रेडियस है कितना है उस टाइम पर, ये A2 है। तो अगर ये A2 है तो अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम डाल देते हैं, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पर 45 डिग्री ये हो गया, ये आपके पास पहले से 45 डिग्री है, और वो डिस्टेंस हमारे पास था ही, तो √2 टाइम्स A2, ऐसे करते करते √2 टाइम्स AN - 1 गया, और प्लस एक लास्ट सर्कल N मान लिया, जो AN जो किससे छोटा होना चाहिए, R से छोटा होना चाहिए। तो यहां से √2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो √2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो A1 + A2 ऐसे करते करते AN - 1 + AN <R। अब यहां से अगर आप देखेंगे √2 SN - 1 हो गया,
प्लस an लेस देन r हो जाएगा। अब यहां से Sn निकालना पड़ेगा और आपको पता है कि वो चीज पहले से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ था। तो यहां से अगर हम Sn निकालेंगे, अगर हम यहां से Sn निकालते हैं, Sn निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? Sn हम लोगों ने पहले भी निकाला है शायद, Sn हम लोगों ने पहले भी निकाला, ये चीज था 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये हमारे पास Sn था। तो Sn माइनस 1 रखने के लिए यहां से कर देंगे हम लोग, तो ये आपके पास हो जाएगा √2, Sn माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1 अब प्लस an, और an का मतलब आपको पहले से दिया गया है, an का मतलब दिया है 1/2 की पावर n माइनस 1, 1/2 की पावर n माइनस 1 लेस देन क्या? r, और r की वैल्यू आपको पहले से दी हुई है 2 की पावर 199, 2 की पावर 199, 2 की पावर 199 माइनस 1 √2 बाई 2 की पावर 198, ये दी हुई है। इसको सॉल्व करते जाएंगे, और जब हम सॉल्व करते हुए जाएंगे तब आपको यहां से देखने को मिलेगा कि n की जो वैल्यू आ रही होगी वो n की वैल्यू 199 आएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से, जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो जो इक्वेशन बनेगा उस टाइम पर n की वैल्यू 199 आ रही होगी। बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, आपको बस इसमें सॉल्व करना है, बस इसको n को एक तरफ ले आना है और एक नंबर इधर बन जाएगा, एक्चुअली वहां से सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कहा गया कि कंसीडर अ ट्राइंगल whose two sides lie on the x-axis and the line x plus y plus 1 equals to 0। तो आपके पास यहां पर अगर आप देखेंगे कि आपके पास एक ट्राइंगल है, जैसे मान लिया कि एक ट्राइंगल ये है, अभी ट्राइंगल बना नहीं है, ये एक ट्राइंगल है, यहां पर आपके पास ये बता दिया गया है, ये आपके पास बताया गया कि इस ट्राइंगल के दो साइड जो हैं, इस ट्राइंगल के जो दो साइड हैं वो एक एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो मान लिया जाए कि ये एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो इस ट्राइंगल के दो साइड इन दोनों लाइनों पर लाई करते हैं, ठीक है। अब आपके पास सर्कल का मतलब इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर दिया है। ऑर्थो सेंटर अगर दिया है इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो परपेंडिकुलर डाले होंगे हम, यहां से जो परपेंडिकुलर डाले होंगे और यहां से जो परपेंडिकुलर डाले होंगे, ये सब एक ही पॉइंट पे कट किए होंगे और उस पॉइंट का नाम यहां क्या दे दिया गया है? ऑर्थो सेंटर। सब के सब परपेंडिकुलर्स हैं और ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट बता दिया गया 1,1 है। तो अब आपको पता क्या करना है कि एक आपको पता ये करना है कि एक ऐसा सर्कल बनाना है जो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल से पास कर रहा हो। तो यहां पर एक ट्राइंगल था जिसके दोनों साइड एक्स एक्सिस और इस लाइन पर है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल 1,1 दे दिया गया था। इक्वेशन बताना है सर्कल का जो वर्टिसेस से पास कर रहे होंगे, मतलब हमें एक ऐसा सर्कल बताना है जो तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा होगा, मतलब कुछ इस तरीके से एक सर्कल बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से एक सर्कल बन रहा होगा, इस तरीके से एक सर्कल बन रहा होगा जो हमें पता करना है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखते हैं कैसे सोच रहे होंगे। सबसे पहले मैंने ये सोचा कि ये पॉइंट तो हमारे पास पता है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये लाइन का इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर ऑलरेडी पता है इसका मतलब इसका स्लोप निकाल सकते हैं, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कितना आ जाएगा? अगर मान लेते am कह दिया मैंने, तो am इक्वेशन ऑफ जो am हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y माइनस y1। स्लोप कितना है? इसका स्लोप तो -1 है तो उसका स्लोप 1 होगा, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स हो गया। अब जैसा ही मैंने y इक्वल टू एक्स कहा, इसका मतलब अगर ये h है तो ये भी h है,
फिर मैंने देखा ये तो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और अगर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए। अगर जैसे ही आपने एच को 0 किया तो ये भी एच 0 हो गया, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट सेम था। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो 0,0 आ गया। फिर ऐसे ही मैंने बी के लिए देखा, बी के लिए जैसे ही मैंने देखा, फिर से मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ये तो पॉइंट एक्स एक्सिस पर भी है, और अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो y 0 रहेगा, और अगर y 0 रहेगा तो ये -1,0 रहेगा, तो b निकल गया। और अगर मैं इसके लिए देखूं ये पॉइंट कैसे मिलेगा, तो ये पॉइंट हम निकाल भी लेंगे, बट एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन यहां से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी तो कैंसिल हो गया। अगर मैं बात करूं, अब ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हो सकते हैं। अब मैं देख लेता हूं ये पॉइंट को, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से इक्वेशन है। अगर एक ही है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो अगर देखते हैं -1,0, ये 1 आ जाएगा, ये 0 0, और ये आपके पास, तो ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अगर आप देखेंगे -1 तो 1 या -1 0 ये हो सकता है, -1 1 और यहाँ -1 ये भी 0 हो सकता है। मतलब बी और डी में से कोई ना कोई अब एक हो रहा होगा, मतलब हमें कहीं ना कहीं हमें सी निकालना ही है। अब हम सी कैसे निकाल सकते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है कि हम सी कैसे निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो सी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अब हम लोग को निकालना है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, अगर हम मान लेते हैं कि सी का कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं कि सी का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y है, तो अगर हम x, y मान लेते हैं तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, AC का स्लोप क्या हो जाएगा, तो AC का स्लोप हो जाएगा, अच्छा x, y भी मानना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं अच्छी बात है, क्योंकि मैं अगर ये कह दूं कि अगर C का कोऑर्डिनेट t है तो यहां से x की जगह से सही t रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -t -1, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग स्लोप पूछ लेते हैं कि AC का स्लोप क्या है, तो -t -1 बाई t। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि इस BH का स्लोप क्या है, तो BH का स्लोप अगर आप निकालेंगे तो 1 -0 1, और ये देखेंगे तो 2, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -t -1, ये माइनस का 2t, तो यहां से ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहां से अगर आप देखेंगे तो t की वैल्यू 1 आ रही है, और जैसे ही t की वैल्यू 1 आई तो अब आपके पास यहां पर आ जाएगा 1, और ये आपके पास आ जाएगा -2, 1, -2। तो 1, -2 को सेटिस्फाई करने वाले कौन लोग हैं, 1, -2 को सेटिस्फाई करने वाले कौन लोग हैं, तो यहां देखेंगे 1 4, तो 1 1 और 4 कितना 5 6 -6 0, तो ये तो पॉसिबल है। 1 4 5 6 नहीं पॉसिबल है, तो ये आपके पास यहां पर क्या हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो फाइनल जो आंसर आ रहा होगा ये बी ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो था जेई एडवांस के ही क्वेश्चन थे। तो मैंने सर्कल के जितने सर्कल से रिलेटेड जो जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चंस आए थे, 21 22 23 24 इसी ईयर में पूछे गए, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट डेमो वीडियो में हम लोग अभी सर्कल्स की सारे क्या बोलते हैं जेई एडवांस के जितने क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।